आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बार पुनः हम इतिहास पीजीटी टीजीटी के विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इससे पहले नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस तरीके से परिश्रम करें कि आपका अपना लक्ष्य प्राप्त हो। तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी और टीजीटी में आए हुए प्रश्नों के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम आपसे बात कर चुके हैं कि प्रश्नों की प्रकृति के बारे में हमें जान लेना चाहिए और उसकी एक समझ डेवलप कर लेनी चाहिए और उस समझ के आधार पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं। प्राचीनतम भारतीय स्थल पर देखिए है ना, करने के प्राचीनतम साक्ष्य पर ध्यान हमें देना है। किस पर ध्यान देना है? प्राचीनतम साक्ष्य पर। प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में पाए गए हैं। जब हम लोग पाषाण काल के बारे में बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे नवपाषाण काल में गर्ता निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तहखाने में रहने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, गड्ढे खोदने के साक्ष्य के बारे में हैं। और इसका जो सही आंसर है वो बुर्जहोम और रंगपुर है। बुर्जहोम और रंगपुर इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन बुर्जहोम के बारे में कुछ मुझे और जान लेना चाहिए। जैसे हम यह भी बता चुके हैं कि क्वेश्चन के अलावा यहाँ से और किस प्रकार के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उन पर भी हम आपसे बात करेंगे। जैसे बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ भुर्ज वृक्ष का स्थान है और इस स्थल की खोज डी.टेरा पीटरसन ने की थी। कश्मीर में खोजा गया यह प्रथम नवपाषाणिक स्थल है। इसके अलावा अन्य नवपाषाणिक स्थलों में गुफकराल और मार्तंड प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो यहां से आवासीय गड्ढे के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, आवास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी गड्ढे में लोग यहां रहा करते थे और रहने का निवास हमें यहां गड्ढे में प्राप्त होता है। इसके अलावा देख रहे हैं मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का यहां से हमें प्रमाण प्राप्त होता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण हमें यहां से प्राप्त होता है। यहां से फसल काटने का यंत्र प्राप्त हुआ है, जो ये बताता है कि कहीं न कहीं यहां फसल की खेती होती थी। इसके अलावा जानवरों के लिए पृथक कब्र यहां बनाए गए थे। जानवरों के लिए पृथक कब्र। एक तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है, दूसरा देखा जाए जानवरों के लिए पृथक कब्र का प्रमाण यहां प्राप्त होता है। और हमने कहा था फसल काटने का यंत्र यहां से प्राप्त हुआ है। फसल काटने का यंत्र यहां से प्राप्त हुआ है। जो बुर्जहोम है, जो कश्मीर में स्थित है, नवपाषाण काल का यह प्रमुख स्थल है जहां से गर्ता निवास के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। जानवरों के लिए पृथक कब्र का प्रावधान किया गया है और फसल काटने के यंत्र का प्रमाण हमें प्राप्त होता है।
यहाँ से पत्थर एवं हड्डी के बने हुए कुछ विशेष उपकरण प्राप्त होते हैं। और तो और यह महत्वपूर्ण स्थल इस संदर्भ में भी है कि यहाँ से नवपाषाण काल, ऐतिहासिक काल की तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले महापाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल और ऐतिहासिक काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी यह ऐसा स्थल है जहां से नवपाषाण काल, महापाषाण काल और ऐतिहासिक काल के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी इन सभ्यताओं के चरण हमें यहां पर प्राप्त हुए हैं। दूसरे संदर्भ में देखिए तो नवपाषाण काल के अलावा यहां से मालिक के साथ हमने बात भी की। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है। विकल्प में अगर बुर्जहोम है तो इसे हमें ध्यान देना है। हड़प्पा सभ्यता में भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है रोपड़ से। लेकिन जब प्राचीनतम प्रमाण के संदर्भ में बात करें तो आपका विकल्प यह होगा, अगर हड़प्पा के संदर्भ में बात करें तो आपका उत्तर क्या होगा, रोपड़ होगा। बुर्जहोम से लाल गिरवे रंग से लेपित मानव कंकाल, लाल और गिरवे रंग से लेपित मानव कंकाल, मानव कंकाल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बुर्जहोम से अगर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। फिर हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, गर्ता निवास के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं। लेकिन अब आगे संभावित पूछ सकते हैं कि वो कौन सा स्थल है। 4 विकल्प देकर के आपसे पूछ सकते हैं कि जिनका संबंध नवपाषाण काल, जैसे आप देख रहे हैं महापाषाण या ऐतिहासिक काल से रहा है, या कहाँ लाल गिरवे रंग के मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, कहाँ पशुओं के लिए अलग कब्र का प्रावधान किया गया है, और यही नहीं फसल काटने का यंत्र कहाँ से प्राप्त होता है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। पत्थर की 2 शिलाओं पर एक महिला द्वारा धनुष बाण से हिरण के आखेट, धनुष बाण से, धनुष बाण से हिरण के आखेट का चित्रण किया गया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि हिरण का भी प्रमाण अगर वैसे देखें तो कि धनुष बाण द्वारा हिरण के आखेट का चित्रण कहां किया गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा, बुर्जहोम। और यही नहीं, मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्रमाण भी, मानव मस्तिष्क पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्रमाण भी बुर्जहोम से प्राप्त होता है। आप देखेंगे कालीबंगा में भी जब हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता में तब भी बात होगी, लेकिन शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी हमें कहां से देखने को मिल रहा है कि कर देखा जाए प्राचीनतम प्रमाण भी हमें बुर्जहोम से देखने को मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है बुर्जहोम के बारे में। और उम्मीद है कि अगर बुर्जहोम से जुड़े हुए प्रश्न यदि आपसे पूछे गए तो निश्चित तौर पर आप कर ले जाएंगे। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ, किसने इसकी खोज की, और यहां चर्चित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, गर्ता निवास का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, फसल काटने वाले यंत्र का प्रमाण कहां से प्राप्त होगा, क्योंकि आपको पता है कि नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता कृषि थी और कृषि से ही अस्थायी जीवन आया और स्थिरता बढ़ी, तो लोगों इसी समय बस्तियों का निर्माण हुआ। बस्तियों का भी प्राचीनतम प्रमाण हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। और यही नहीं, लोगों ने प्रयोग करने के लिए बर्तन बनाए जाने की शुरुआत भी इसी काल में की। इलाहाबाद के चौपानी मांडा से मृत भांडों का प्रमाण हमें प्राप्त होता है।
और देख रहे हैं इस काल के बर्तन चाक से निर्मित होने लगे। और कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने का प्रमाण तो प्राप्त ही हो रहा है, लेकिन ये खास बात है कि पशुओं के लिए अलग कब्र का प्रावधान, जानवरों के लिए अलग पृथक कब्र का प्रावधान हमें नवपाषाण काल में देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, देख रहे धनुष बाण के द्वारा हिरण आखेट का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। मानव मस्तिष्क के शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहाँ पर कुछ छिद्र दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि शल्य चिकित्सा की गई थी, तो शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। और एक ऐसा कंकाल प्राप्त हुआ है जिसे लाल गिरवे रंग से रंगा गया है। तो बुर्जहोम से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहां देख रहे हैं मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण बुर्जहोम और रंगपुर से, बुर्जहोम कह रहे हैं बुर्जहोम से प्राप्त है। लेकिन यहां है गड्ढा खोदने का साक्ष्य प्राचीनतम कहां है, बुर्जहोम और रंगपुर। आगे अगर देखें प्रश्न नंबर 2 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम भारत का एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? ग्रेसिन के बारे में ये सही आंसर है इसका। कुछ एबीबिली और एस्विलियन उपकरणों के बारे में आप जान लें कि अपरिष्कृत जो उपकरण हुआ करते थे उन्हें एबीबिली, और जो परिष्कृत उपकरण हैंडेक्स हुआ करते थे उन्हें एस्विलियन के नाम से भी जाना जाता था। इसे भी हम आगे जब उपकरणों की बात करेंगे तो उपकरणों पर हम चर्चा करेंगे। और एक साथ अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? वृत्ताकार गर्तगृह, वृत्ताकार, ये ध्यान रखना है। बात है ताम्रपाषाण काल के बारे में, एक ऐसा काल जिसके बारे में हमें जानकारी तांबे तथा पत्थर से प्राप्त होती हैं, उसे हम ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। और भारत में बहुत ऐसे स्थल हैं जिनका संबंध ताम्रपाषाण काल से है। ताम्रपाषाण काल के बारे में कहा जाता है कि ये प्राग हड़प्पा, हड़प्पा के पहले भी थी, हड़प्पा के समकालीन भी हैं, और परवर्ती हड़प्पा में भी ये स्थल विद्यमान थे। एक प्रकार से ग्रामीण कल्चर था जो नगर के पहले भी था, नगर के पैरल साथ भी चल रहा था, और नगर के बाद भी जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तब भी यह कल्चर विद्यमान था। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कई प्रकार के प्रश्नों का मतलब है कि कभी कभी आप पूछते हैं कि अमुक स्थल का संबंध किन किन राज्यों से है, या कुछ ऐसी खास संस्कृति होती है स्थलों में, उनसे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे स्थल होते हैं, और उन स्थलों को जोड़कर पूछा जाता है कि इसका संबंध मुख्यतः किस संस्कृति से है। और हर स्थल की अपनी खास विशेषता है। उत्खनन के दौरान कुछ वहां पर पुरातात्विक सामग्रियां मिली हुई हैं, उन सामग्रियों के आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनाजों का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, प्रधान भवन हमें कहां से प्राप्त होता है, या गोलाकार भवन हमें कहां से प्राप्त होता है, तांबे के उपकरण हमें कहां पर प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक मात्रा में कहां से प्राप्त हुए हैं, कहां पर केवल प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों के आकार के आधार पर भी वो आपसे प्रश्न पूछते हैं कि मानवाकार आकृति कहां से प्राप्त हुई है, या किसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है या नहीं है। इनके खोजकर्ता के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछते हैं। और कमोबेश ये जो संस्कृतियां हैं ये कुछ नदी के किनारे बसी हुई हैं, नदियों से जुड़कर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ताम्रपाषाण काल से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। तो वृत्ताकार गर्तगृहों के बारे में, तो इसका सही उत्तर है इनाम गांव। उत्तर क्या है? इनाम गांव। अगर गर्तगृहों के सामान्यता गृहों के बारे में अगर बात की जाए तो प्रथमा देखते हैं इनाम गांव आपका उत्तर सही हो सकता है, क्योंकि अधिकांश प्रकार के जो घर है, घरों की अपनी विशेषता जो है वो अधिकांशता हमें इनाम गांव में देखने को मिलती है। लेकिन अगर खेती के बारे में आपसे बात की जाए
या फसल के बारे में बात की जाए आपसे, तो इसका उत्तर नौदा टोली होता है, क्योंकि अधिकांश फसल हमें नौदा टोली से प्राप्त होते हैं। मालवा से हम मृदभांडों के बारे में देखते हैं। आहार आप देख रहे हैं, इसे तांबवती के नाम से भी जाना जाता है। यहां तांबे के उपकरण हमें सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। यहां तांबे, बहुत सारे विद्वान इस पर आरोप भी लगाते हैं, यहां पत्थर के उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, इस आधार पर इसे ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं कहा जाना चाहिए। और यही वजह है कि इसे बार बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल जिसे तांबवती के नाम से जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं आहाड़, हड़प्पा के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अगर कुछ फैक्टों की बात करें तो देखते हैं, भारत में ताम्रपाषाण काल सिंधु सभ्यता के बाद आता है, लेकिन यह माना जाता है कि इससे पहले और इसके समकालीन भी इसका संबंध था। उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियां थी इसके केंद्र थे। भारत में सबसे पहले तांबे का उपकरण 1822 ईस्वी में कानपुर के बिठूर नामक स्थान से प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी ताम्र निधियां यानी पुरातन सामग्रियों का भंडारण हमें जहां एक साथ भारी मात्रा में मिले तांबे के, उन्हें हम ताम्र निधियों के नाम से जानते हैं। और देख रहे हैं कि सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से 1870 ईस्वी में प्राप्त हुई। प्रमुख संस्कृतियों में आहार संस्कृत, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे गिलुंद, आहार और इनसे जुड़े हुए कौन कौन से अन्य स्थल हैं। कायथा संस्कृत, मालवा संस्कृत, जोरवे संस्कृत, पूर्वी भारत में स्थित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां के बारे में भी चर्चा होगी, जो बंगाल और बिहार में स्थित हैं। ये मिलान करने के लिए भी आपसे पूछे जाते हैं। इनाम गांव की खोज 1967 ईस्वी में की गई। यह स्थल भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के किनारे स्थित है। भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी है। नदी पर स्थित है। इनाम गांव किस नदी पर स्थित है? अगर यहां ना रहे तो, और आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के आवास यहां से हमें प्राप्त होते हैं, वृत्ताकार, गोलाकार, 4-5 कमरों का एक प्रधान। लोग कहते हैं कि ये गांव के प्रधान का भवन रहा होगा। यह स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया तथा जेड.डी. आंसारी महोदय ने कराया था। एच.डी. संकालिया महोदय ने इस स्थल का उत्खनन कराया। इनाम गांव महाराष्ट्र का सबसे विस्तृत उत्खनित स्थल है। जो भी उत्खनित स्थल है उसमें सबसे विस्तृत स्थल कौन है? इनाम गांव। कहां पर? महाराष्ट्र में। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरे ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे विस्तृत स्थल कौन सा है, या राज्य के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो उत्खनित स्थल है उसमें सबसे विस्तृत स्थल कौन सा है? इनाम गांव। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। आगे आप देख रहे हैं, इनाम गांव के कब्र से स्त्री की मूर्तियां मिली हुई हैं और यहीं से जुड़वा संस्कृतियों की खोज भी हुई। यहां से नहर, शीश विहीन मात्र देवी, खास बात है, मात्र देवी मंजूषा एवं वृषभ की, वृषभ मतलब बैल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इनाम गांव से पत्थर निर्मित बांध, सिंचाई हेतु लंबा जलाशय भी प्राप्त हुआ है। ये खास बात है
कि पत्थर से निर्मित बांध कहां से प्राप्त हुए हैं और जलाशय। क्योंकि यहां गलती हो सकती है, यहां जब कृषि की बात आएगी और विकल्प में रहेगा तो लोग समझेंगे कि कृषि के लिए ही जलाशय और बांध बनाए जा रहे हैं। हो सकता है इसका उत्तर यह हो, लेकिन ध्यान रहे कि हमें इनाम गांव से जलाशय और बांध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे यहां से 134 मकान, जिसमें आयताकार, वृत्ताकार, गर्तगृह एवं प्रधान या मुखिया का घर प्राप्त है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृत्ताकार, गर्तगृह आपके देखिए यहीं से इसी से प्रश्न पूछा गया है। वृत्ताकार गर्तगृहों का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? इनाम गांव। यही नहीं, यहां से गर्तगृह आयताकार, वृत्ताकार, गोलाकार, कहने का मतलब प्रधान या मुखिया का आवास प्राप्त होता है। यहां से नावाकार भट्ठी, ठोस पहिए से खींचे जाने वाले बैलगाड़ी। याद रहे, नावाकार भट्ठी के साथ ध्यान देना है, ठोस पहिए। हड़प्पा सभ्यता में भी इसी प्रकार के ठोस पहिए के प्रमाण प्राप्त होंगे, जबकि हम वैदिक काल में तीली युक्त पहिए हमें देखने को मिलेंगे। तो ठोस पहिए एवं मृदभान पर जुते हुए दो बैल का चित्रण देखने को मिलता है। इनाम गांव से ही एक मृदभांड पर दो जुते हुए बैल का चित्रण हमें देखने को, जलाशय भी प्राप्त हो रहा है, बांध भी प्राप्त हो रहा है और मृदभांड पर जुते हुए बैलों के भी प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? इनाम गांव से। तो ये हमें ध्यान रखना है। किसके बारे में? इनाम गांव के बारे में। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। आप देख रहे हैं उत्खननित स्थलों में सबसे बड़ा है। भीमा नदी के किनारे या उस भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के तट पर स्थित है। संकालिया महोदय ने इसका उत्खनन कार्य कराया था और यहां से जलाशय, बांध और मृदभांड पर जुते हुए बैलों का चित्रण प्राप्त होता है। मृदभांड, जलाशय और बांध ये अलग है, लेकिन मृदभांड पर जुते हुए बैलों का चित्रण प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनाम गांव से हमें विभिन्न प्रकार के आवास, गर्तगृह हों, आयताकार हों, वृत्ताकार हों या प्रधान या मुखिया का घर हमें यहां से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना है हमें। तो यहां से इतने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं और भी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर देखें हम नेक्स्ट प्रश्नों पर, भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? कौन सा नौपाषाणिक स्थल है जिसकी सबसे पहली बार सूचना प्राप्त होती है? तो लिंग सुगुर आपका विकल्प में जो उत्तर है वो है कौन सा? लिंग सुगुर। कोल्डीवा के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण स्थल है, चिरांद बिहार में है। कोल्डीवा प्रयागराज में। गुफ कराल के बारे में भी अभी नौपाषाणिक महत्वपूर्ण स्थल है, कश्मीर के संदर्भ में चर्चा हुई। यहां हमें यह देखना है कि नौपाषाणिक स्थल जो सर्वप्रथम सूचित किया गया है वो कौन सा है? लिंग। तो नौपाषाण काल शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक महोदय ने किया था, ये ध्यान देना चाहिए। जॉन लुबाक महोदय ने पहली बार नौपाषाणिक शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया भी है और पूछा भी जा सकता है कि नौपाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो जॉन लुबाक महोदय ने किया। और कहां पे किया था? तो उनकी अपनी पुस्तक है
प्री हिस्टोरिक टाइम्स। गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति एवं अन्न उत्पादक संस्कृत का नाम दिया। नवपाषाणिक संस्कृत। गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे नवपाषाणिक संस्कृत या अन्न उत्पादक संस्कृत, नवपाषाणिक क्रांति, अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। और क्रांति क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में भी हम आपसे जब क्लास होगी तो बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी व्यवस्थित होने लगी हैं और पहले की अपेक्षा में यहां पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। परिवर्तन ही नहीं, अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और देख रहे हैं, इसीलिए गार्डन चाइल्ड क्या कह रहे हैं, इसे नवपाषाणिक क्रांति का नाम दे रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि यह अन्न उत्पादक संस्कृत था। अन्न उत्पादन का भी हमने बताया कि नवपाषाण काल की एक सबसे प्रमुख विशेषता थी। नवपाषाण काल के उपकरण पालिशदार थे। पालिशदार उपकरण किस काल की विशेषता है? नवपाषाण काल की। जबकि मध्यपाषाण काल की विशेषता लघु उपकरण है। इसके बारे में बात हो चुकी है और इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, जहां चापर, चापिंग, पेबुल, निम्न पूरा पाषाण काल हैंडेक्स के संदर्भ में आपसे बात हुई। मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है और उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृत के नाम से जाना जाता है। ये ब्लेड टाइप के उपकरण उच्च पूरा पाषाण काल में बनने लगे थे। इनकी क्यों जरूरत हुई, क्यों ऐसा परिवर्तन आया होगा, इस पर भी चर्चा हुई है। भारत में प्राप्त प्रथम उपकरण नवपाषाण काल का ही है। जो पहला उपकरण प्राप्त हुआ था वो किस काल का है? नवपाषाण काल का ही है। और 1860 में ले मिसूरी ने उत्तर प्रदेश के टोंस क्षेत्र में, जो कि प्रयागराज में स्थित है, टोंस नदी की घाटी में नवपाषाणिक स्थल प्राप्त किए थे। और भारत में नवपाषाण काल के कई महत्वपूर्ण स्थल अब खोजे गए हैं। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि 1842 में कर्नाटक के मैसूर के लिंग सुगूर से सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुआ है। कर्नाटक कहां पर है ये? कर्नाटक में। और कर्नाटक में ही लिंग सुगूर में मिलान करने के लिए भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और 1842 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में इसी स्थल से पहली बार नवपाषाणिक जो उपकरण है उसकी खोज हुई। उस स्थल का नाम क्या था? लिंग सुगूर। और यह स्थल कहां पे है? कर्नाटक में है। नवपाषाण काल का नाम किसने दिया? जॉन लुबाक महोदय ने। किसने नवपाषाणिक क्रांति का नाम दिया? गार्डन चाइल्ड महोदय ने। और नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? कृषि थी। और आपने यह भी देखा था कि नवपाषाण काल के जो प्रमुख उपकरण थे वो पालिशदार थे। तो यहां पर भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखें नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में। प्रश्न संख्या 5, हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, बागौर के मध्य पाषाण काल से, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। उच्च पूर्व पाषाण काल से, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर तो यही होगा, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त है। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित अगर हम देखें तो यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य गंगा घाटी कह रहे विंध्य घाटी में। और यह
हड्डी की बनी हुई है और इसकी सहायक एक नदी है लोहंदा नाला। नाला से यह हड्डी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त है। कुछ तथ्य हैं इसके बारे में। बेलन घाटी में सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पहला फैक्ट है कि बेलन घाटी में सबसे पहले किस काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो हमारा उत्तर होना चाहिए उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृत को मैग्दोलियन संस्कृत संस्कृत के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे अगर देखें, इस काल का मुख्य जो उपकरण था वो ब्लेड था। ब्लेड नुमा उपकरण थे, जैसे आप देख रहे हैं धारदार, क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में फलकदार उपकरण थे और उससे पहले अगर ऐसे हम इसकी बात कर रहे हैं तो अब इसी में दो पार्ट कर दें। लेकिन यहां एक तो हो सकता है थोड़ा पतला रहता था, एक मोटा रहता था, और मोटा से अगर शिकार करते थे तो जानवर उतना घायल नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे यह हुआ कि हमारी एनर्जी या उपकरण क्यों बर्बाद हों, और इसी वजह से आगे के काल में जो उपकरण बनाए गए वो दोनों तरफ से धारदार बनाए गए, ब्लेड नुमा। और आप देख रहे हैं उच्च पुरापाषाण काल में किस नुमा, ब्लेड नुमा उपकरण बनाए जाने लगे। यही वजह थी कि इस काल को ब्लेड संस्कृत के नाम से जाना जाता था। जबकि फलक, भाई जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े पत्थरों को अगर जानवरों को मारेंगे तो कुछ दिन बाद जानवर उनसे दूरियां बना लेंगे और फिर शिकार करने में समस्या उत्पन्न होगी। अब दो ही विकल्प आपके सामने होंगे, या तो अपनी मारक क्षमता बढ़ाएं या तो औजार के आकार प्रकार को कम करें, और जब आप कम करेंगे तो हल्के हो जाएंगे, फिर मारक क्षमता बढ़ जाएगी, फिर उसमें कुछ परिष्कृत करेंगे। परिष्कृत किए आप देख रहे हैं ब्लेड, फिर इसके आगे देख रहे हैं लघु, फिर बड़ा पालिशदार। तो एक उपकरणों का भी विकास हमें देखने को मिल रहा है और इससे भी जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उच्च पुरापाषाण काल के बारे में, चूंकि जहां आपने हर काल के उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उससे नीचे निम्न पुरापाषाण काल की आपने लिख लिया और उस काल के उपकरण को लिख लीजिए, मध्य पाषाण काल के उपकरण लिख लीजिए और नवपाषाण काल के उपकरण लिख लीजिए, और आप देखेंगे इन उपकरणों में क्रमबद्ध विकास आपको देखने को मिलेगा। और यही आपसे मिलान करने के लिए या इस काल के प्रमुख उपकरण कौन से हैं, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आवश्यकता है और आवश्यकता महसूस हो रही है हमारे पूर्वजों को, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और कैसे हम देख रहे हैं इसके मूल में वो कौन से मानव हैं, कैसे नए नए उपकरणों का आविष्कार कर रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन कर रहे हैं, हम कहीं न कहीं उनके विभाजन करके और उनमें आए हुए अंतरों को हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। आगे देख रहे हैं, इसलिए इस काल को ब्लेड संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, इस पर बात हो चुकी है। और इसी काल में प्रज्ञमानों का पदार्पण हुआ। इस काल में हड्डी से बने हुए उपकरण भी बनने लगे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दो प्रश्न इंपॉर्टेंट आए। कल बात हुई थी प्रज्ञमानों के बारे में, आधुनिक मानव के बारे में, होमोसेपियंस के बारे में, और इनका आगमन किस काल में हो रहा है, उच्च पुरापाषाण काल में हो रहा है। और आप देख रहे हैं इसी काल में पत्थर के अलावा हड्डी के भी उपकरण प्राप्त होने लगे। और यही नहीं, हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति भी हमें उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हो रही है। और आप देख रहे हैं लोहंदा नाला से यह प्राप्त है हड्डी की मूर्ति। तो ये पता चलता है कि इस काल के लोग हड्डी के भी उपकरण बनाने लगे होंगे। आगे